तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड, यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था अमाइनो एसिड, उसी से आगे का जस्ट ये वीडियो होने वाला है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप सबसे पहले जाकर के मेरी फर्स्ट वीडियो को देखिए, यानी कि अमाइनो एसिड्स की वीडियो को, फिर उसके बाद ही आप प्रोटीन की वीडियो पे आइएगा, क्योंकि प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स के बीच में काफी ज्यादा लिंक है। एक्चुअल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स की बात करें या फिर पॉलीमर होते हैं आपके अमाइनो एसिड्स के। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और जानते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं। जब सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई, खाने से हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। जब हम प्रोटीन की बात करें तो जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है। हम दाल खाते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है। हम दूध पीते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं प्रोटीन के प्रेजेंट रहते हैं। जैसे गेहूं के अंदर जो प्रोटीन की फॉर्म होती है वो होती है ग्लूटन। जैसे हम मिल्क की बात करें, दूध की बात करें, तो उसके अंदर जो प्रोटीन की फॉर्म होती है वो होती है कैसीन प्रोटीन। तो एक्चुअल में जो ये प्रोटीन्स है, कितने भी प्रोटीन्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए जो नीड है प्रोटीन्स की, वो प्रोटीन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोटीन होते क्या है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपके पॉलीमर है किसके, अमाइनो एसिड के। पहला पॉइंट तो हमारे दिमाग में क्लियर है, दे आर द पॉलीमर्स, दे आर द पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, ए मींस अमाइनो एसिड। जो मेरे साथ कंटिन्यूस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो उन्हें पता होगा ए मींस क्या होता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या है बेसिकली, ये आपके एक मोनोमर यूनिट भी है। मोनोमर यूनिट किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या सभी को क्लियर है। लास्ट अगर हमने वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एक्चुअल में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अमाइनो एसिड आपका एक अमाइन ग्रुप कंटेन करता है और आपका एक कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप भी होता है और उसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है और उसके पास साइड में एक आर ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ये हर एक अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप होता जाएगा और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स क्रिएट होते जाएंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कराया। जैसे लाइसिन की बात करें हम, आर्जिनिन की बात करें हम, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की बात करें तो सब में डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो ये था एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के, जैसे ये 1 अमाइनो एसिड है, उसी की तरह 2 अमाइनो एसिड हो जाएगा, 3 अमाइनो एसिड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के एक चेन क्रिएट कर लेंगे, एक पॉलीमर क्रिएट कर लेंगे। तो उस पॉलीमर का नाम हो जाएगा बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर हम बात करें पॉलीमर और हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन चेन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन चेन, या फिर हम बात करें अमाइनो एसिड की चेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। अब यहां पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हम आगे भी करने वाले हैं, यहां पर हम एक प्रोटीन चेन की बात करें तो प्रोटीन चेन के अंदर आपके पास एक एन टर्मिनल होता है और दूसरी तरफ एक सी टर्मिनल होता है। मतलब जब एंडिंग और स्टार्टिंग की बात करें तो यहां पर दो तरीके के फेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तरफ होता है उसका एन टर्मिनल प्रोटीन का और एक तरफ होता है इसका सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल क्रिएट कैसे होते हैं। एन टर्मिनल की बात करें तो एन टर्मिनल का मतलब सेम टू सेम होता है, यानी कि एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। फिर उसके सी टर्मिनल की बात करें तो सी टर्मिनल पे आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से टर्मिनल कैसे क्रिएट होते हैं, यानी कि जो आपका लास्ट अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा तो उसका अमाइन ग्रुप रहेगा, जो कि आपका एन टर्मिनल कहलाएगा और जो कि आपका सी टर्मिनल कहलाएगा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये जो अमाइनो एसिड है आपस में अटैच कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं। जैसे हम 1 अमाइनो एसिड की बात करें तो दूसरे अमाइनो एसिड से कैसे अटैच रहेगा, या फिर तीसरे अमाइनो एसिड से किस तरीके से अटैचमेंट रहेगा, और आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन चेन किस तरीके से क्रिएट होती है। सो प्रोटीन चेन को बनाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहती है पेप्टाइड बॉन्ड की। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसा है नेचर में, ये आपका कोवलेंट है। ठीक है, कोवलेंट और नॉन कोवलेंट के बारे में आई होप सभी को पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें और पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है इसके बारे में जरा देख लेते हैं। दो अमाइनो एसिड्स के बीच में हम एक पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करते हैं। सो सबसे पहले हम अपना पहला अमाइनो एसिड लेते हैं जिसके पास एक अमाइन ग्रुप है, एक कार्बन है और उसके पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके पास एक आर ग्रुप है। तो कोई सा भी अमाइनो एसिड हो सकता है, तो इसलिए हमने आर ग्रुप ब्लैंक छोड़ा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद
आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड है जिसके पास एक अमाइनो ग्रुप है उसी का, और उसके पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और उसके पास उसकी खुद की एक R चेन है, और ये हो गया हमारा दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, अब इनके बीच में रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, एक्चुअल में इस डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एक वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना। डिहाइड्रेट बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर से वाटर रिमूव हो रहा है। तो उसी की तरीके से जब पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है उस वो एक रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कि उसमें से वाटर रिलीज होगा। तो वाटर कहां से रिलीज होगा? तो यहां अमाइन ग्रुप से दो हाइड्रोजन ग्रुप निकलेंगे, दो हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, दो, और यहां से आपका एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा और बेसिकली आपका H2O यहां से रिलीज हो जाएगा। अब यहां से जब ये रिलीज होगा तो बेसिकली आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये आपका क्रिएट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को। तो किन किन के बीच में होगा? तो फटाफट से देख लेते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा CO, और यहां पर हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, और यहां पर हो जाएगा आपका R ग्रुप और फर्स्ट अमाइनो एसिड, प्लस यहां पर क्रिएट होगा आपका NH, और वापस से कार्बन, हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आपका R चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में ये जो बॉन्ड क्रिएट हुआ है इसी को बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, और ये बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन की दो चीजें आपस में कंडेंस्ड हो रही है। ठीक, अब एक और चीज यहां पर देखने की बात है, ये जो करेक्टर होते हैं, ये जो CO और NH के बीच में, यहां पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में लेते हैं। ये CO और NH के बीच में बेसिकली आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसकी कुछ खास बातें हैं। पहला, ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को शो करता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये बेसिकली एक कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। इनके बीच में एक ये जो बॉन्ड होता है ये सेकेंडरी बॉन्ड होता है, ये एक रेजोनेंस शो करता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तीसरी बात ये है, तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपका ट्रांस कन्फर्मेशन में रहेंगे। ये CO और NH जो एटम है यहां पर जो दे रखे हैं ये बेसिकली ट्रांस कन्फर्मेशन में रहेंगे। ट्रांस कन्फर्म, ट्रांस कन्फर्मेशन, ट्रांस कन्फर्मेशन समझते हो? ट्रांस कन्फर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, इसको समझ लो। यहां पे CO इस तरफ और आपका NH इस तरफ। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ट्रांस कन्फर्मेशन कहलाती है। और सिस कन्फिगरेशन का मतलब होता है कि ये दोनों H भी आपका इस साइड आ जाता है, तो इसे बोलते हैं सिस कन्फिगरेशन और ट्रांस कन्फिगरेशन, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो ये था आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है बाय द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सो ये चीजें अभी हमारी क्लियर हो चुकी है कि अमाइनो एसिड की चेन आपकी किस तरीके से फॉर्म होती है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो आपके बहुत सारे पेप्टाइड अमाइनो एसिड्स मिल करके, जैसे अमाइनो एसिड 1 हो गया, अमाइनो एसिड 2 हो गया, अमाइनो एसिड 3 हो गया, अमाइनो एसिड 4 हो गया, अमाइनो एसिड 5 हो गया। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में मिल करके पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करेंगे और क्रिएट करेंगे आपकी एक चेन, अमाइनो एसिड की चेन। इस अमाइनो एसिड की चेन को ही बोला जाता है बच्चों प्रोटीन चेन। और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कैसे बॉन्ड्स हैं अमाइनो एसिड के बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड। आपको बहुत जगह काफी सारी टर्म्स देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जरा इसको एक फटाफट से देख लेते हैं, एक अलग कलर से लेते हैं। देखो, आपको देखने के लिए मिलेगा कि डाइपेप्टाइड क्या होता है। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? या फिर ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। तो ये सारी चीजें क्या होती है? देखो, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? डाइपेप्टाइड का मतलब है दो, जिसमें कि दो आपके अमाइनो एसिड्स हो। दो अमाइनो एसिड्स होंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे डाइपेप्टाइड की बात करें, डाइपेप्टाइड की, सो डाइपेप्टाइड मींस कि आपके दो अमाइनो एसिड्स होंगे और आपका +1 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, उसी की तरह अगर हम ट्राइपेप्टाइड की बात करें तो तीन अमाइनो एसिड्स होंगे और आपके दो पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्या नेचर में मोनोपेप्टाइड एग्जिस्ट करता है? नेचर में मोनोपेप्टाइड नेचर में तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में मोनोपेप्टाइड जैसा कोई टर्म ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। मोनोपेप्टाइड नथिंग, आपका एक अमाइनो एसिड ही होगा। एक अमाइनो एसिड तो अमाइनो एसिड ही कहलाता है, कोई प्रोटीन नहीं कहलाता। ठीक है, ध्यान रखना।
क्लियर है बात? मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के बने जिनके अंदर आपके पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे हों और आपके अमाइनो एसिड काफी ज्यादा हो, 10 to 12 अमाइनो एसिड्स हो, तो उस चेन को बोला जाता है कंप्लीट को पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये चेन है ये आपकी कहलाएगी 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर कहलाएगी पेंटापेप्टाइड। पेंटापेप्टाइड, इस पेंटापेप्टाइड के अंदर 5 आपके क्या है अमाइनो एसिड्स हैं और आपके 4 जो हैं 1 2 3 4, 4 जो है बेसिकली अमाइनो एसिड, 4 पेप्टाइड्स हैं, 4 पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड क्या होते हैं। नेक्स्ट, अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है प्रोटीन कन्फर्मेशन। जब आप नेट की तैयारी करोगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन कौन से होते हैं। जब हम प्रोटीन कन्फर्मेशन की बात करते हैं तो प्रोटीन कन्फर्मेशन का मतलब, कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि बेसिकली प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। अब प्रोटीन का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम लीनियर चेन की बात करते हैं, एक लीनियर चेन की, लीनियर चेन का मतलब है कि उसमें कोई किंक प्रेजेंट नहीं है। अगर किंक भी होगा तो भी आपका एक लीनियरिटी में होगा, इसमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। तो लीनियर चेन जो होगी, लीनियर चेन, तो वो सीधी सीधी लेन कहलाएगी आपकी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जो अमाइनो एसिड की चेन है, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5, अमाइनो एसिड 6। तो ये जो चेन है ये बेसिकली एक लीनियर चेन है, लीनियर चेन। जब प्रोटीन की एक लीनियर चेन हो तो उसे बोलेंगे हम उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इस लीनियर चेन के अंदर केवल आपका पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, ओनली केवल पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखें, हेल्ड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, और इवन अ सिंगल चेंज इन दिस सीक्वेंस, अ म्यूटेशन अगर चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, या फिर हम बात करें जो अमाइनो एसिड्स है उनका नेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो है, यहां पर आपका कोई बेसिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड के बारे में हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। आपके आर्जिनिन होता है, हिस्टिडीन होता है और आपका लाइसिन होता है। इन तीनों के अलावा आपका कोई और अमाइनो एसिड आता है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन की जगह आपका आ जाए एस्पार्टिक एसिड आ जाए। एस्पार्टिक एसिड कैसा होता है बच्चों? एस्पार्टिक एसिड होता है आपका नेगेटिवली चार्ज, और हम बोले एसिडिक अमाइनो एसिड, जो एसिडिक नेचर का होता है और जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो ऐसा अमाइनो एसिड आता है, कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई चेंज हो जाए। म्यूटेशन केवल आपका डीएनए में नहीं होता, और डीएनए से ही फाइनली आपका क्या क्रिएट होता है? एक प्रोटीन बनता है। क्योंकि आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा होगा, जो डीएनए होता है, डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए क्रिएट होता है, मैसेंजर आरएनए से फाइनली आपका प्रोटीन बनता है, जिसे आप ट्रांसलेशन प्रोसेस में सिंथेसाइज करते हो। अगर कोई चेंज हो जाता है डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन चेन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है, कोई अमाइनो एसिड गलत लग जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका गलत बनेगा। प्रोटीन का जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर गलत बनेगा तो प्रोटीन फंक्शन ठीक से नहीं करेगा, या फिर फंक्शन ही नहीं करेगा, या फिर हम कहें इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है ये बात? कैन कंप्लीटली ऑल्टर द प्रोटीन्स फाइनल शेप। अगर उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई चेंजेस होंगे, कोई म्यूटेशन होगा, तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, या फिर हम फाइनल स्ट्रक्चर की बात करें, या फिर हम फाइनल फंक्शन की बात करें, तो वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया का केस सभी को पता होगा। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से फाइनली सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है, जिसमें आरबीसी जो होती है उनकी शेप जो हो जाती है वो सिक्कल शेप्ड हो जाती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो बात इंपॉर्टेंट लिखी हुई है ना, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। अगर सिंगल चेंज इन द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंजेस, then it will also disrupt the final shape of the protein or the final function of the protein। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। सबसे पहली बात, कब चेंजेस होंगे? जब नेचर चेंज हो जाएगा अमाइनो एसिड का। मतलब अमाइनो एसिड यहां पर अगर बेसिक है और उसकी जगह कोई एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा, तब चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, जो नेचर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा तो फाइनली चेंजेस हो जाएंगे। ये था आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर केवल आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, दूसरा है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है? आपके पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर में, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर आ जाएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से क्रिएट होते हैं? ये क्रिएट होते हैं आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन ऑफ अ कार्बोक्सिल कार्बन एंड द हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ अ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम, इनके बीच में अटैचमेंट हो जाता है।
जिसकी वजह से क्रिएट होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके के बॉन्ड है, एक है आपका पेप्टाइड और दूसरा है आपका हाइड्रोजन। तो ये दो तरीके के बॉन्ड है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आपका अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे डीएनए हेलिक्स होता है उसी की तरह आपके हेलिक्स होते हैं प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप के हैं, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स। डीएनए की तरह ही हेलिक्स होगा और बेसिकली जब हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो हेलिक्स कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स। या फिर हम बात करें हेलिक्स कुछ आपके इस तरीके से भी फॉर्म होते हैं। इसको बोलते हैं हम राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये है आपका लेफ्ट और ये है आपका राइट, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है, जो राइट हैंड की तरफ, ठीक, ध्यान रखना है आपको। देखो अब हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में होता है ये बात ध्यान रखें। जो कार्बोक्सिल कार्बन था, कार्बोक्सिल कार्बन के ऑक्सीजन एटम और आपका अमाइन ग्रुप के हाइड्रोजन एटम के बीच में। कैसे? जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, उसका हाइड्रोजन ग्रुप कहां से मिलता है? हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा आपको अमाइन ग्रुप से। एंड द NH ऑफ अमाइनो एसिड 5, ठीक है ना, फिफ्थ अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिफ्थ अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फर्स्ट अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन एटम कहां से मिलेगा? आपको अमाइन ग्रुप से, और ऑक्सीजन एटम कहां से मिलेगा? आपको कार्बोक्सिलिक कार्बन से। फर्स्ट एंड फिफ्थ अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा अल्फा हेलिक्स के अंदर, अल्फा हेलिक्स। तो ये बात ध्यान रखें। इनके बीच में अमाइनो एसिड कितने होंगे? एक हेलिक्स के बीच में, जैसे हमने बात करी थी डीएनए के बीच में कितने बेस पेयर होंगे। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें, जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए के अंदर आपके कितने, आपके अप्रोक्सीमेटली 11 और 10.6 आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से प्रोटीन के हेलिक्स के अंदर, अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे आपके 3.6 अमाइनो एसिड्स। प्रोलीन इज समटाइम्स कॉल्ड द हेलिक्स ब्रेकर। प्रोलीन जो अमाइनो एसिड होता है, प्रोलीन अमाइनो एसिड, इसको हम हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं। हेलिक्स ब्रेकर हम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी रिजिड अमाइनो एसिड होता है। रिजिड अमाइनो एसिड क्यों होता है रिजिड अमाइनो एसिड? क्योंकि इसके पास जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है वो काफी बल्की नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से हेलिक्स जो होता है वो आपका रिजिड बन जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए हेलिक्स ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्रिएटिन इन द हेयर, जब अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, जो क्रिएटिन प्रोटीन है, क्रिएटिन प्रोटीन, ये क्रिएटिन नहीं है, ये क्रिएटिन है, ठीक है, ध्यान रखना है, जो हेयर्स और नेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। तो ये था आपका अल्फा हेलिक्स, जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जो आपके नीट के एग्जाम में आता है। यहां तक तो पूछा जाता है नीट के एग्जाम में अल्फा हेलिक्स के बारे में, नीट के एग्जाम, ठीक है, और नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है अल्फा हेलिक्स के बारे में। जो पुराने पेपर थे उनमें अल्फा हेलिक्स के बारे में काफी ज्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट जो ये टेबल है, और कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं अगर हम हेलिक्स की बात करें, तो अल्फा हेलिक्स के बारे में क्लियर हो गया कि अल्फा हेलिक्स सबसे पहले क्या होता है, एक ये राइट हैंडेड मैनर में होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। उसके बाद इन हेलिक्स के बीच में 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होगा? जो फर्स्ट अमाइन ग्रुप होगा उसका हाइड्रोजन एटम और फिफ्थ जो अमाइनो एसिड होगा उसका कार्बोक्सिलिक कार्बन का ऑक्सीजन एटम, उनके बीच में बेसिकली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल एंड द कॉमन हेलिक्स फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, अल्फा हेलिक्स, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और भी हेलिक्स आते हैं, जैसे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया। एनसीईआरटी के लिए नहीं है ये, केवल जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बेसिकली सीएसआईआर कंडक्ट कराता है, उनके लिए है ये टेबल। बाकी ये जो हेलिक्स, जैसे 3/10 हेलिक्स, ये राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इस हेलिक्स के अंदर 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे और किन किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा? फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड। पहला जो अल्फा हेलिक्स था उसमें फिफ्थ अमाइनो एसिड के बीच में था, यहां पर आपका फर्स्ट एंड द फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट रहेगा। पाई हेलिक्स की बात करें तो ये भी आपका राइट हैंडेड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसमें 4.4 अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहेंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे फर्स्ट एंड द सिक्स्थ अमाइनो एसिड के बीच में। दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली जो हेलिक्स होगा वो टर्न लेगा और आपका 3.6 अमाइनो एसिड इन पर टर्न हेलिक्स, इसमें जो बॉन्ड होगा फर्स्ट एंड द फिफ्थ अमाइनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट रहेगा।
कोलेजन की बात करें, कोलेजन प्रोटीन होता है, ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक प्रोटीन है। इसमें 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर कोलेजन के बारे में बता रखा है। ये जो होगा ये लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का एक एग्जांपल है कोलेजन प्रोटीन। इसके अंदर हेलिक्स के अंदर बेसिकली 3.0 अमीनो एसिड, बेसिकली 3 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहेंगे और इनके बीच में इंटरचेन बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मतलब है कि कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि पहले और फिफ्थ के बीच में होगा, पहले फोर्थ के बीच में होगा, पहले थर्ड के बीच में होगा, या फिर फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में होगा। इसमें पहले और दूसरे के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में भी, फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में भी, कहीं भी फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कोलेजन हेलिक्स के बारे में। तो ये सभी 2, 3, 4 एंड 5 जो थे, ये बेसिकली आपके नेट की जो तैयारी करें उनके लिए ये नॉलेज है, ठीक है, आपको जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरे टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है उसका नाम है आपका बीटा प्लेटेड शीट। ये बीटा प्लेटेड शीट जो होता है, इनका स्ट्रक्चर बेसिकली शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफी फ्लैट रहेगा। जैसे हम बात करें फ्लैट स्ट्रक्चर, जैसे पेपर होता है ना, उसी की तरह फ्लैट शीट की तरह इनका स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए इनका नाम पड़ा है बीटा प्लेटेड शीट। ये दो टाइप का होता है, एक होता है पैरेलल बीटा शीट और एक होता है एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं। जब दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, मैं फिर से बोल रहा हूं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस की अपने अरेंज होंगी, दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अरेंज होगी इन द सेम मैनर। सेम मैनर कहने का क्या मतलब है कि जब इस तरीके से एक का एन टर्मिनल है और दूसरी का सी टर्मिनल, सॉरी दूसरे एक ये होगी पॉलीपेप्टाइड चेन 1 और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, N2C है, N2C दोनों की डायरेक्शन, तो ये कहलाएगी आपकी पैरेलल बीटा शीट और इनके बीच में प्रेजेंट रहेंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इसको बोलेंगे हम बेसिकली पैरेलल बीटा शीट। दूसरा एंटी पैरेलल बीटा शीट की बात करें तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, जैसे पॉलीपेप्टाइड 1 है और दूसरे की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, यहां पर N2C हो जाएगी। ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ये डायरेक्शन है बेसिकली आपकी एंटी पैरेलल बीटा शीट की, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये था आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो प्रेजेंट है आपके पेप्टाइड बॉन्ड, एक प्रेजेंट है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, और दो तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक है आपका अल्फा हेलिक्स और एक प्रेजेंट है आपके बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेजेंट होते हैं आपके फर्स्ट एंड द फिफ्थ अमाइनो एसिड के बीच में, और इनके बीच में जो अमाइनो एसिड का अमाउंट है वो है आपका 3.6। बीटा प्लेटेड शीट के अंदर प्रेजेंट है आपके दो तरीके के स्ट्रक्चर, एक है आपका पैरेलल बीटा शीट और दूसरा है आपका एंटी पैरेलल बीटा शीट। अब इन बीटा शीट ये बेसिकली पेपर लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स। अब इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी एक्चुअल में बॉन्ड एंगल क्या है? बॉन्ड एंगल की बात करें तो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स है, इनकी अप्रोक्सीमेटली होती है 178 डिग्रीज, 178 बात करें या फिर हम बात करें 175 डिग्री के अप्रोक्स रहेगी, सेल्सियस लिख दिया गलती से, डिग्री रहेगी, ठीक है। पैरेलल बीटा शीट की बात करें तो ये काफी कम रहता है, इसकी बात करें तो ये आपका रहेगा लेस देन 155 टू 160 डिग्री के अप्रोक्स रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंगल। लेकिन जब अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो अल्फा हेलिक्स के अंदर कंप्लीट 180 डिग्री का एंगल बनता है, अल्फा हेलिक्स की बात करें 180 डिग्री। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के तौर पे जब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो जिसका सबसे ज्यादा नीट एंड क्लीन बॉन्ड बनेगा 180 डिग्री पे, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? अल्फा हेलिक्स, फिर उसके बाद एंटी पैरेलल बीटा शीट और फिर उसके बाद पैरेलल बीटा शीट। ये तीन तरीके के स्ट्रक्चर है और इनमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। तो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन यहां पर क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है, एक है आपका पेप्टाइड बॉन्ड और एक प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों के दोनों कैसे बॉन्ड्स हैं? एक है आपका नॉन कोवलेंट और एक है आपका कोवलेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। और भी तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जैसे सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये वीडियो जो होगी केवल बच्चों ये होने वाली है आपकी नेट के बेसिस पे, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वीडियो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो हमने बेसिकली चार तरीके के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। दो स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब जो पॉलीपेप्टाइड थी, जो एक पॉलीपेप्टाइड थी, उसके अंदर सबसे पहले हमने प्राइमरी के अंदर क्या डिस्कस करा? प्राइमरी के अंदर हमने जाना कि उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गए, दो तरीके के बॉन्ड्स आ गए, एक हो गए आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हो गए दूसरे आपके पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अभी तक आपकी सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड चेन चल रही है यहां तक। अब उसके बाद आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर, अब ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है बच्चों, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके बहुत सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स और एक कोवलेंट बॉन्ड। नॉन कोवलेंट, नॉन कोवलेंट प्लस वन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत सारे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और अभी तक प्राइमरी से लेकर टर्शरी तक आपकी सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात चल रही है, केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वही जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद वो अपना कंफर्मेशन और चेंज करेगी, उसके अंदर और बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी, उन्हीं के अंदर इंटरनली काफी सारी और बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इसमें हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। वैंडरवॉल इंटरैक्शन बढ़ेगा, वैंडरवॉल फोर्सेस आएंगी, वैंडरवॉल फोर्सेस, वैंडरवॉल फोर्सेस। कोवलेंट बॉन्ड के नाम पे अगर हम बात करें तो यहां पे आपका डाइसल्फाइड लिंकेज क्रिएट होगी, डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। और कौन कौन से बॉन्ड क्रिएट होंगे, और एक और आपके बॉन्ड है जैसे कि आप आयनिक बॉन्ड के नाम पे जानते हो, आयनिक बॉन्ड्स क्रिएट होंगे। तो ये चार तरीके के बॉन्ड्स और क्रिएट होंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आ जाएंगे, वैंडरवॉल फोर्सेस आ जाएंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज आ जाएगी और आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमने बात करी थी प्राइमरी की, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी की। सेकेंडरी के अंदर हमने एक बार को डिस्कस करना भूल गए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई भी आर ग्रुप से कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, आर ग्रुप में नो आर ग्रुप इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर में आते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग अवेलेबल होगी, बॉन्डिंग इन्वॉल्व द आर ग्रुप। आर ग्रुप आपका बॉन्डिंग को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, मतलब आर ग्रुप भी आपके इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग में। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, हाइड्रोफोबिक, वैंडरवॉल, डाइसल्फाइड लिंकेज एंड द आयनिक लिंकेज, इनके बीच में आपकी बॉन्डिंग्स क्रिएट होने लगेगी, बॉन्ड्स बने लगेगी। अब देखो, इतनी सारी बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब इतनी सारी बॉन्डिंग जब क्रिएट हो रही है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा और प्रोटीन का स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। यहां तक आते आते जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर आते आते कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपका 2D में रहता है, तो यहां पर आते आते ये कैसा हो जाता है, 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फोर्सेस की जो प्रेजेंट रहते हैं आपके टर्शरी स्ट्रक्चर में, जैसे वैंडरवॉल फोर्सेस। ये सबसे ज्यादा वीकर होते हैं। जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वीक कौन से होंगे, आपके वैंडरवॉल फोर्सेस। फिर उसके बाद आएंगे आपके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये लो उससे ज्यादा थोड़े पावरफुल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल मूवमेंट, कौन से टाइप है बॉन्ड का, तो मॉडरेट, ये मॉडरेट रहेंगे, मॉडरेट अमाउंट में बॉन्ड स्ट्रेंथ ये शो करेंगे। आयनिक बॉन्ड ये सबसे ज्यादा हाई होंगे और उनसे भी ज्यादा हाई होंगे आपके डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होती है और ये बेसिकली आपका बहुत हाई स्ट्रेंथ रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चल रही है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी आपके कोवलेंट रहेंगे और सबसे ज्यादा रहेंगे आपके डाइसल्फाइड के बाद बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, ये आपको ध्यान रखने की, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रही है बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसके अंदर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर ही इतनी सारी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें ना तो टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, काफी सारी बॉन्डिंग्स क्रिएट हो जाती है, कुछ इस तरीके का टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें आपका एक एन टर्मिनल हो जाएगा और एक सी टर्मिनल हो जाएगा। इनके बीच में काफी सारी बॉन्डिंग्स क्रिएट हो जाती है एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर। जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर के वक्त इस तरीके से दिखती थी, वो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके की दिखेगी बॉन्डिंग्स की वजह से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी का कोई डाउट हो अभी तक तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है और मुझे मेल कर सकता है और हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि कौन कौन से बॉन्डिंग्स होती हैं। और अगर किसी को नीट की कोचिंग चाहिए हो या फिर आपको नेट की कोचिंग करनी हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके एग्जांपल कैसे हैं, जैसे सबसे पहला मायोग्लोबिन, एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है वो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा, जबकि हीमोग्लोबिन जो होता है अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू आपके ऑक्सीजन को कैरी आउट करेगा।
दूसरा जो एग्जांपल जैसे लाइसोजाइम हो गए, लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं उनको कंप्लीटली लाइसोजाइम बोलते हैं, और पैप्सिन, ये जो बेसिकली एंजाइम है ये दोनों के दोनों टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जांपल हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्योंकि वही सेम पॉलीपेप्टाइड आ रही है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर तक, उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। इंटरेक्शन बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट मेक अप अ प्रोटीन मोर कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से जो आर ग्रुप होता है वो भी इन्वॉल्व रहता है टर्शियरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग्स क्रिएट करने में, क्योंकि काफी सारी बॉन्डिंग्स इन्वॉल्व रहती हैं। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर आ चुका है, उसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और हम डिस्कस कर चुके हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है अगर हम उन्हें अरेंज कर रहा हो, क्योंकि यहां से जो है ना क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर हम नीट के एग्जाम में बात करें ना तो यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और नेट के एग्जाम में बात करें तो यहां पे तो पूछा जा चुका है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपकी दो पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है, दो से ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा तो होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो। अब तक जो जितना हम डिस्कस करते हुए आए हैं उसमें हमने बात करी थी आपका एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन वर्क कर रही थी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, लेकिन अब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन वर्क, वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन रहेगी किसके केस में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के केस में। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एग्जांपल लें तो इसके अंदर दो अल्फा चेन होती हैं और दो बीटा चेन रहेंगी, ठीक है, तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ना, तो इसीलिए हीमोग्लोबिन बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। अब जब दो एक से ज्यादा रहेंगी पॉलीपेप्टाइड चेन तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन होंगे, तो अट्रैक्शन कौन कौन से होंगे, वही सेम अट्रैक्शन जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर, वही बॉन्डिंग्स रहेगी। इंटरेक्शन की बात करें, बॉन्डिंग्स की बात करें तो सेम है, ठीक है। जैसे वैंडरवॉल इंटरेक्शन की बात करें, ठीक है, वैंडरवॉल इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर हम बात करें आपका कोवलेंट बॉन्ड हो गया, सिस्टीन बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, तो ये सभी की सभी बॉन्डिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। Some proteins are made up of a multiple polypeptide chain, also known as a subunit. अब इन्हीं को बोला जाता है बेसिकली सबयूनिट, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उन्हीं को सबयूनिट बोलते हैं। When these subunits are comes together, give rise to a functional protein and its quaternary structure. जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिल जाती हैं जो सबयूनिट कहलाती हैं, और बेसिकली वो क्रिएट करती है आपका एक फंक्शनल प्रोटीन। इसके एग्जांपल है जैसे डीएनए पॉलीमरेज और आपका इंसुलिन और आपका हीमोग्लोबिन। इंसुलिन के केस में बात करें तो इसके अंदर आपकी एक ए चेन होती है, एक बी चेन होती है और एक सी चेन। सी चेन जो होती है वो मैचुरेशन के वक्त फाइनली डिग्रेड कर दी जाती है। ए चेन और बी चेन बाय द डाइसल्फाइड लिंकेज आपकी अटैच रहती है, डाइसल्फाइड लिंकेज। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। तो ये थे आपके प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने डिस्कस करा प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो तरीके के स्ट्रक्चर थे, एक था अल्फा हेलिक्स, दूसरा था आपका बीटा प्लेटेड शीट, जो जिसके भी दो टाइप थे आपके पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट। फिर उसके बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करा, फिर उसके बाद हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करा, जिसमें आपके एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच हो जाती हैं इंटरैक्शंस की वजह से और क्रिएट करती हैं एक फंक्शनल प्रोटीन। वो जो फंक्शनल प्रोटीन है उसके एग्जांपल जैसे डीएनए पॉलीमरेज, हीमोग्लोबिन और आपका इंसुलिन, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के। सो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं या फिर डेली लाइफ के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कैटलिस्ट की बात करते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए आपके कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे राइबो एंजाइम्स जो आरएनए के मिलकर के बने होते हैं, और कुछ होते हैं आपके नॉर्मल एंजाइम जो बेसिकली प्रोटीन के मिलकर के बने होते हैं, और ये जो राइबो एंजाइम्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन प्लस आरएनए दोनों के मिलकर के बने होते हैं। तो ये स्पीड अप रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज की बात करें, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करें तो जैसे कोलेजन प्रोटीन और केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन बेसिकली प्रेजेंट रहता है आपके हेयर्स में और आपके नेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कोलेजन जो प्रेजेंट रहता है ये बेसिकली स्किन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया और ग्लूट हो गया। ग्लूट बेसिकली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है ग्लूट। हीमोग्लोबिन जो होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर, और ये मूविंग मॉलिक्यूल्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा। रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात करें जैसे इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस तरीके से मेंटेन करेगा, अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसे कम करता है कौन, इंसुलिन। तो ये हार्मोनल कंट्रोल में आ जाता है।
डिफेंसिव की बात करें तो एंटीबॉडीज, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो वो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें जो ग्लोबुलिन पार्ट है बच्चों, यही ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है और जो बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात करें, जैसे एक्टिन एंड मायोसिन, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन ये बेसिकली सेल्स के अंदर होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। मूवमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्शन, मसल के मूवमेंट में आप डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट, फ्लैक्सेशन, रिलैक्सेशन करते हो ना, तो उसमें भी आपके हेल्प करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। स्टोरेज की बात करें तो कैसीन एंड ग्लूटन, जैसे ग्लूटन की बात करते हो, जैसे आप वीट के अंदर वीट फ्लावर, वीट की बात करें तो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है आपका प्रोटीन ग्लूटेन। किसी किसी पर्सन को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, आपने देखा होगा कि मैं ग्लूटेन नहीं खाता हूं, ठीक है। कुछ जैसे मिल्क की बात करें, मिल्क जो होता है उसके अंदर कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये न्यूट्रिएंट डिजर्वर्स प्रोटीन्स है, ठीक है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? मिल्क की बात करें कैसीन प्रोटीन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो ये था प्रोटीन्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, और हम बात करने वाले हैं टर्न्स के बारे में, लूप्स के बारे में, जो आपके प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और फिर फाइनली प्रोटीन्स जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, बस एक टॉपिक बचेगा रामाचंद्रन प्लॉट का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, और बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स।